नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसीलिए तो हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं आज का पूरा सच। बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग रहा है, या यूं कहिए कि धधक रहा है। राजधानी ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। एक छात्र नेता की हत्या के बाद फिर से वही सब कुछ हो रहा है जो पिछले करीब 1.5 साल से बार बार होता रहा है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के ऑफिस पर हमला, भारतीय उच्चायोग के भवन को निशाना बनाने की बार बार कोशिश, सड़कों पर तोड़फोड़, आगजनी। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर एक बार फिर से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में हर बार चाहे करे कोई भी, लेकिन भरना तो पड़ता है हिंदुओं को ही। हालात बेकाबू हैं, क्योंकि बांग्लादेश सरकार, प्रशासन, पुलिस, सेना सभी के सभी या तो लाचार दिख रहे हैं या किसी न किसी रूप में इन घटनाओं में शामिल है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बांग्लादेश के हालात को संभालने और वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों को बचाने में बाहर के लोगों की भी कोई भूमिका हो सकती है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं इस समस्या पर कितनी गंभीर दिख रही हैं? इन सभी बातों की करेंगे पड़ताल आज के पूरा सच में। तो देखते हैं आज का पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की चपेट में है। बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। दंगाइयों ने गुरुवार रात ढाका में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं देखने को मिली। उग्र दंगाइयों ने गुरुवार रात बांग्लादेश के 2 प्रमुख अखबारों की बिल्डिंग को भी आग के हवाले कर दिया। अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के ऑफिस में आग लगने से बिल्डिंग की छत पर दर्जनों पत्रकार 3 घंटे तक आग में फंसे हुए रहे। दंगाइयों ने डेली स्टार के पास स्थित बांग्लादेशी भाषा के अखबार की बिल्डिंग प्रोथोम आलो को भी आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही दंगाइयों ने धान मंडी स्थित बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी हमला किया। फरवरी में भी इस घर को एक हिंसक भीड़ ने निशाना बनाया था। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। और इसके बीच बांग्लादेश में फैली हिंसा को लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने रात में देश को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंसा के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और कैसा था यह विरोध प्रदर्शन का मंजर, इसके लिए पहले आप ये जरा एक वीडियो देखिए, फिर हम आपको बताएंगे इन विरोध प्रदर्शनों का पूरा सच। तो आपने जो ये अभी वीडियो देखा, इसमें प्रदर्शनकारी हादी का नाम ले रहे हैं, उसके नारे लगा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में भड़की इस हिंसा का केंद्र शरीफ उस्मान हादी की हत्या को माना जा रहा है। 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में ऑटो रिक्शा से आए अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उस्मान हादी पर गोलियां चला दी थी। और इस वक्त जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी जगह का सीसीटीवी फुटेज है जहां उस्मान हादी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जब वो ढाका में चुनाव प्रचार कर रहा था। और गोली लगने के बाद हादी को इलाज के लिए सिंगापुर भी भेजा गया और वहां के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हादी ने शेख हसीना के खिलाफ हुए हिंसक विद्रोह में उस समय बड़ी भूमिका निभाई थी और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते शेख हसीना को पीएम पद के साथ साथ अपने देश को भी छोड़ना पड़ा था। तो शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मंच का प्रवक्ता
और इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। इनकलाब मंच एक दक्षिणपंथी राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जो शेख हसीना विरोधी आंदोलन से उभरा है। इस संगठन का रुख घोर रूप से भारत विरोधी है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादी ने हाल ही में एक तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सर्कुलेट किया था, जिसमें भारत के भी पूर्वोत्तर के कुछ इलाके को उसने शामिल किया था। तो वहीं भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता सरजीस आलम भी भारत पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सरजीस आलम का आरोप है कि उस्मान हादी को गोली मारने वाले अज्ञात हमलावरों को भारत पनाह दे रहा है। और इतना ही नहीं, सरजीस आलम का कहना है कि जब तक भारत हमलावरों को वापस नहीं करता है तब तक बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग बंद रहना चाहिए। तो हादी पर हमले के बाद बांग्लादेश में यह माहौल बना दिया गया है कि हमलावर भारत में छुपे हुए हैं। यह फैला दिया गया इस बात को। एनसीपी के नेताओं का यह पहला भारत विरोधी बयान नहीं है। एनसीपी वहां पर भी एक पार्टी है। इससे पहले भी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत की 7 सिस्टर्स को अलग करने का जहर उगला था। नेशनल सिटीजन पार्टी, यह है एनसीपी। नेशनल सिटीजन पार्टी इन आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को हिदायत दी है। और क्या हिदायत हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी है, आइए देखिए। यह सरसा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत, आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे यह कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है। हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बोला है कि बांग्लादेश में जो भारत विरोधी लोग हैं उनकी सोच दरअसल खराब है। उनके दिमाग में ऐसी बातें बैठी हुई हैं। लेकिन बांग्लादेश में तो तोड़फोड़ चल रहा है और इस तरह के हिंसक प्रदर्शन भी चल रहे हैं। तो इन विरोध प्रदर्शनों के बीच मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्व खुलेआम सक्रिय हो गए हैं। राजधानी ढाका में बुधवार को प्रदर्शनकारियों के बड़े समूह ने भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि समूह को भारतीय उच्चायोग के बाहर ही रोक दिया गया। इस बीच भारत ने बांग्लादेश की राजधानी में अपने उच्चायोग के आसपास सुरक्षा की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन होने के बाद भारत सरकार तुरंत ही एक्शन मोड में आ गई थी और विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के भारत में उच्चायोग मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को समन भी भेजा। भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन के बाद से ही ढाका में वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद हो गए थे। मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह ने 17 दिसंबर को भारत में विदेश मंत्रालय पहुंचकर बातचीत की। रियाज हमीदुल्लाह ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच बेहतर रिश्ते हैं और दोनों ही देश आपसी निर्भरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार 18 दिसंबर से फिर से वीजा एप्लीकेशन सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। IVAC ने कहा कि ढाका में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर अब पहले की तरह ही फिर से शुरू हो गए हैं और यहां अब सामान्य रूप से काम हो रहा है। IVAC ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी करके बताया कि केवल 2 स्थानों पर ये खुलेंगे और राजशाही में सुरक्षा को ध्यान में रखकर वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद रहेंगे। यानी कि सिर्फ एक सेंटर बंद है, बाकी जगहों पर 2 जगहों पर ये चालू है। तो बांग्लादेश में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर से यूनुस सरकार में कट्टरपंथ का खौफनाक चेहरा एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। मेमनसिंह जिले में भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और मृतक की पहचान हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है, जो एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। दिल दहला देने वाली इस घटना में उग्र भीड़ ने हत्या के बाद शव को एक पेड़ से बांध दिया और उसमें आग लगा दी। हत्या के वक्त प्रदर्शनकारी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों के एक समूह ने उस पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
अब ध्यान दीजिए कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब देश हसीना विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद व्यापक हिंसा और प्रदर्शनों की चपेट में है। तो जरा आप भी सुनिए कैसे प्रदर्शनकारियों ने ये नारे लगाए, फिर बांग्लादेश की इस हिंदू विरोधी गैंग को आपके लिए करेंगे डिकोड और बताएंगे आपको कि कैसे बांग्लादेश हिंदुओं के लिए एक नर्क सा बन गया है। लेकिन पहले ये दिल दहला देने वाला वीडियो देखिए। दिल दहला देने वाला ये वीडियो बांग्लादेश का है और ये सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में यूनूस सरकार, जो नोबेल पुरस्कार विजेता अपने आप को कहते हैं, उनकी सरकार के दौरान। तो बांग्लादेश के बारे में दुखद बात और विडंबना यह भी है कि वहां जब कभी भी किसी भी तरह का आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुआ है तो उसकी सबसे ज्यादा मार वहां के अल्पसंख्यकों और खासतौर पर हिंदुओं पर पड़ी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की बात करें तो 9 जून को रंगपुर जिले के मिथापुकुर इलाके में आने वाले मायापुर में हिंदू मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमले किए और प्राचीन काली माता की मूर्ति को तोड़ डाला। 2 जून को पटुआखाली जिले में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 5 घरों को जलाकर राख कर दिया। 22 मई को बांग्लादेश के जेसोर जिले के दाहर मशीहाटी गांव में कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने हिंदू समुदाय के 20 घरों को लूटने के बाद आग के हवाले कर दिया। हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और लोगों के साथ मारपीट भी की गई। गांव के मंदिर को भी निशाना बनाया गया। 18 अप्रैल की बात, बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में प्रमुख हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई। तो यह तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कुछ गिनी चुनी चंद मिसालें हैं, लेकिन यह लिस्ट बहुत ही लंबी है। 47 ले लीजिए कि 71 ले लीजिए कि आज तक ले लीजिए। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और तब इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान रहा हो या फिर बांग्लादेश, हिंदू तो हमेशा यहां असुरक्षित ही रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के दौर के अलावा हमेशा बांग्लादेश एक तरह से हिंदुओं के लिए नर्क ही रहा है और इसकी गवाही देती है यहां पर घटती हुई हिंदुओं की जनसंख्या। तो आइए जरा जनसंख्या के आंकड़ों के जरिए भी देखते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं की कैसी दुर्दशा है। इन आंकड़ों के मुताबिक आजादी से पहले 1941 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पड़ने वाले हिस्से में 28% हिंदू आबादी थी। आजादी के बाद 1951 में हिंदुओं की आबादी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में थी 22% यानी 6% कम हो गए। 1961 में हिंदुओं की आबादी हो गई 18%, 4% और कम हो गया। इसके बाद अगली जनगणना में हुई 1974 में, तब तक पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था, 71 में ही बन चुका था और इस साल हिंदुओं की यहां पर जनसंख्या पाई गई 13% यानी 5% और गिरावट। और फिर साल 2022 में जो जारी हुए जो अद्यतन आंकड़े हैं, सबसे देर का जो आंकड़ा है अभी लेटेस्ट, उसमें 8% सिर्फ रह गए हैं। तो आप जरा सोचिए कि 28 से लेकर 8% तक वहां रह गए यानी 20% हिंदू खत्म हो गए। तो बांग्लादेश में अत्याचारों और धर्मांतरण की वजह से हिंदू आबादी जिस तेजी से घटी है और घट रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में तो बांग्लादेश में हिंदू लुप्त प्राय हो जाएंगे जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हो गए। बांग्लादेश में हिंदू कैसे कम हो रहे हैं, इसकी बानगी कई रिपोर्ट्स में देखने को मिलती है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबुल बरकत की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 40 सालों के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में हर साल 2.30 लाख हिंदू देश को छोड़ देते हैं, यानी हर रोज 632 औसतन हिंदू बांग्लादेश से गायब हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी गति के साथ पलायन होता रहा तो 25 साल बाद बांग्लादेश में कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। आइए देखते हैं कब कब और कैसे कैसे हिंदू आबादी बांग्लादेश में कम हुई। 1947 से 1951 के बीच पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई थी। भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इस दौरान करीब 25 लाख हिंदू भारत आ गए।
तो वहीं 1971 में हिंसा के बाद करीब 80 लाख हिंदू भारत आ गए थे, जिनमें से करीब 15 लाख हिंदू कभी बांग्लादेश वापस नहीं लौटे। यह भी माना जाता है कि 1971 में पाकिस्तानी सेना और रज़ाकारों के हाथों करीब 10 लाख हिंदू मारे गए थे। तो वहीं स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर साची दास्तीदार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 77 सालों में बांग्लादेश से करीब 4 करोड़ हिंदू गायब हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार ना होता और वो पलायन ना करते तो उनकी संख्या इस समय बांग्लादेश में करीब करीब 6 करोड़ होती, जबकि इस समय बांग्लादेश में अब सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख हिंदू ही बच गए हैं। तो एक तरफ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां आवामी लीग के ऑफिस में तोड़फोड़ करके उसको मिटाने की साजिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थक जमाते इस्लामी के हक में फैसले भी हो रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही जमाते इस्लामी को राजनीतिक दल के रूप में फिर से पंजीकृत करने की अनुमति दे दी गई, जिसके साथ ही जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ तो हो ही गया। साथ ही बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने जमात के एक प्रमुख नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम की दोष सिद्धि के फैसले को पलटते हुए जेल से रिहा भी कर दिया था। तो जमाते इस्लामी के नेता अजहरुल इस्लाम को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान, इस युद्ध के दौरान बलात्कार, हत्या और नरसंहार के लिए 2014 में मौत की सजा सुनाई गई थी और उसी को रिहा कर दिया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि इसी जमाते इस्लामी बांग्लादेश का पूरा सच क्या है। 1971 में जब पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी के लिए मुक्ति संग्राम आंदोलन चला रहा था, उस वक्त यह जमात पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश का विरोध कर रही थी, क्योंकि उसकी निगाह में यह इस्लाम विरोधी था। और जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो जमाते इस्लामी के सदस्यों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था और बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, छात्रों और मुजीब के सहयोगियों की हत्या की थी। बंगाली हिंदू समुदाय पर तो इन्होंने अत्याचारों की इंतहा कर दी थी। जमात के सदस्यों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अपने ही बंगाली भाइयों और बहनों के खिलाफ युद्ध अपराध करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। जमाते इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का समर्थन करने के लिए अल बदर और अल शम्स जैसे संगठन बनाए, लेकिन बांग्लादेश का निर्माण होने के बाद जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके नेता देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए या फिर छुप गए, लेकिन 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद नई सरकार ने जमाती इस्लामी से पाबंदी हटा दी और जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन जमाते इस्लामी के पतन की शुरुआत 2008 में आवामी लीग सरकार की तरफ से गठित युद्ध अपराध न्यायाधिकरण के साथ हो गई थी। जमाते इस्लामी के नेताओं के खिलाफ 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तानी फौज से गठजोड़ करने के इल्जाम थे, तो मुकदमा चला और जमात के कई शीर्ष नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया। जमात के उप प्रमुख दिलवर हुसैन सईदी को नरसंहार, बलात्कार और धार्मिक उत्पीड़न के लिए मौत की सजा सुनाई गई। इनके अलावा जमात के बहुत से नेताओं को कैद कर लिया गया और मौत की सजाएं सुनाई गई। साल 2013 आते आते जमाते इस्लामी पर सियासी दल के तौर पर काम करने को लेकर भी पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब करीब 12 साल के बाद उस नीति को पूरी तरह से उलट दिया गया है, जिस पर बांग्लादेश ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों ने हैरानी जताई। तो ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और जो हुआ है उसके बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया। पूरा सच में अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि क्या कुछ आज के पूरा सच में है। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। बेटा सैंपल चेक कर लिया?
हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cash. ब्रेक पे खाना नहीं है सर। क्यों? किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे। तो हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले आपने देखा बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, उसके पीछे बांग्लादेश में कैसी राजनीति है। अब बात करेंगे अपने देश की राजनीति के संसद के शीतकालीन सत्र की, जो आज संपन्न हो गया। और यह सत्र सिर्फ तारीखों में नहीं, कामकाज के रफ्तार में भी इतिहास रच गया, क्योंकि राज्यसभा में 121% और लोकसभा में 111% कामकाज हुआ है। 15 बैठकों वाले इस सत्र में लोकसभा में 10 बिल पेश हुए, जिनमें से 8 विधेयक पारित भी किए गए। राज्यसभा में भी 8 बिल या तो पारित हुए या फिर चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिए गए। यह सत्र सिर्फ विधेयकों तक ही सीमित नहीं रहा। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दोनों सदनों में राष्ट्रभक्ति की गूंज भी सुनाई दी। और SIR पर बने गतिरोध के बाद सत्ता और विपक्ष आमने सामने नहीं, आम सहमति पर भी आ गए। चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा संदेश गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। I extend my appreciation to the Honorable Deputy Chairman and the members on the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff to ensure that the session runs smoothly. I also thank the print and electronic media for covering the proceedings of the House and keep the public informed. Approach
the festive season and the turn of the year, I extend my heartiest greetings and best wishes to all the honorable members and their families for Christmas and the New Year 2026. तो भारत के लोकतंत्र की ये खूबसूरती, और इसी के साथ आज के पूरा सच में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।